शुभ संध्या। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। आज रात शक्ति, प्रभाव, आंतरिक सुरक्षा की खामियां, हथियारों की विश्वसनीयता और परमाणु संकेत, ये वो बातें हैं जिन्होंने दुनिया को हिलाया और आकार दिया पिछले 24 घंटों में। अमेरिका से शुरू करते हैं। क्रिसमस के दिन हुए एक हमले ने नाइजीरिया से भी दूर एक स्पष्ट संदेश दिया। 25 दिसंबर को जब दुनिया क्रिसमस मना रही थी, अमेरिका ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। चेतावनी नहीं, बल्कि क्रूज मिसाइलें अफ्रीका में आईएसआईएस के ठिकानों पर दागी गईं। पेंटागन ने विजुअल्स जारी किए हैं जिनमें अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत से दागी गई टोमाहॉक मिसाइलों से नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी सोकोटो राज्य में आईएसआईएस शिविरों पर हुए हमले की पुष्टि हुई है। ये लंबी दूरी के सटीक हथियार थे जो सैकड़ों मील दूर से दागे गए थे। ये वॉशिंगटन की आतंकी नेटवर्क पर हमला करने की इच्छा शक्ति को दर्शाता है, चाहे वे दुनिया में कहीं भी हों। संदेश साफ है, दूरी कोई ढाल नहीं है और समय सोच समझकर तय किया गया है। आइए इस पैकेज को देखते हैं। क्रिसमस के कुछ ही दिनों बाद अमेरिकी सेना ने नाइजीरिया के उत्तर पश्चिम में आईएसआईएस आतंकवादियों पर हवाई हमले किए। यह देश के लंबे सुरक्षा संकट में अमेरिका की भागीदारी का एक बड़ा विस्तार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर इस अभियान की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमले उन आईएसआईएस लड़ाकों को निशाना बना रहे थे जो नागरिकों, खासकर ईसाई समुदायों पर हमला कर रहे थे। उन्होंने इस मिशन को हफ्तों से बिगड़ती हिंसा और अनसुनी चेतावनियों की सीधी प्रतिक्रिया बताया। अमेरिकी सैन्य अफ्रीका कमान के अनुसार हवाई हमले नाइजीरिया के सोकोटो राज्य में हुए और नाइजीरियाई अधिकारियों के समन्वय से किए गए। नाइजीरिया के विदेश मंत्रालय ने बाद में पुष्टि की कि ये हमले अमेरिका के साथ चल रहे सुरक्षा सहयोग का हिस्सा थे, जिसमें खुफिया साझाकरण और क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी समूहों को कमजोर करने के संयुक्त प्रयास शामिल थे। क्रिसमस के दौरान ऑपरेशन का समय इसे और प्रतीकात्मक बना दिया। नाइजीरिया में ईसाई समुदायों पर हमले अक्सर प्रमुख धार्मिक त्योहारों के आसपास बढ़ जाते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय चिंता और हिंसा की प्रकृति पर नई बहस छिड़ जाती है। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश, मुस्लिम और ईसाई लगभग बराबर संख्या में हैं, जबकि विदेश में हिंसा को कभी-कभी धार्मिक उत्पीड़न बताया जाता है। नाइजीरियाई अधिकारी जोर देते हैं कि वास्तविकता अधिक जटिल है। उनका तर्क है कि उग्रवादी हमले मुसलमानों और ईसाइयों दोनों को प्रभावित करते हैं और ये उग्रवाद आपराधिक गतिविधियों और भूमि व संसाधनों को लेकर लंबे समय से चले आ रहे संघर्षों के मिश्रण से प्रेरित हैं। सुरक्षा विश्लेषक सहमत हैं कि संकट की जड़ें गहरी हैं। कई इलाकों में सशस्त्र गुटों, चरवाहों व किसान समुदायों में झड़पें बढ़ी हैं क्योंकि जलवायु दबाव, गरीबी और कमजोर स्थानीय शासन अस्थिरता बढ़ा रहे हैं। फिरौती के लिए अपहरण, जिनमें धार्मिक नेताओं को निशाना बनाया गया, भी बढ़ गए हैं, जिससे विचारधारा और संगठित अपराध के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। क्रिसमस का हमला ट्रंप के व्हाइट हाउस में लौटने के दौरान विदेशी सैन्य कार्रवाइयों की बढ़ती सूची में जुड़ गया है, उन वादों के बावजूद जिनमें उन्होंने अंतहीन युद्धों को समाप्त करने की बात कही थी। यह देखना बाकी है कि क्या यह अभियान नाइजीरिया में आईएसआईएस को काफी कमजोर करेगा या अमेरिका की बढ़ती वैश्विक सैन्य भूमिका पर बहस को और गहरा करेगा। फिलहाल हवाई हमले एक स्पष्ट संदेश देते हैं। छुट्टियों के दौरान भी चरमपंथी समूहों के खिलाफ लड़ाई अमेरिकी सीमाओं से बहुत आगे जारी है। तो हमले एक परिचित सिद्धांत को पुख्ता करते हैं। अमेरिकी सैन्य शक्ति भूगोल या समय की परवाह नहीं करती, लेकिन जब वॉशिंगटन विदेशों में आतंकी ठिकानों पर हमला करता है तो कहीं और आंतरिक सुरक्षा में दरारें खतरनाक रूप से दिख रही हैं। जापान, जो अपनी सुरक्षा के लिए जाना जाता है, वहां हिंसा की एक दुर्लभ और विचलित करने वाली घटना हुई। यह जापान की आंतरिक सुरक्षा में एक चौंकाने वाली सेंध है। कम से कम टोक्यो के पश्चिम में मिशिमा की एक फैक्ट्री में चाकूबाजी के हमले में कम से कम 15 लोग घायल हुए। 8 को चाकू लगा, 7 अन्य ब्लीच छिड़कने से घायल हुए।
जिस देश में हिंसक अपराध दुर्लभ है, यह घटना गंभीर सवाल खड़े करती है कार्यस्थल सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य के खतरे और त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया के बारे में। एक नजर डालें। आपातकालीन अधिकारियों के मुताबिक मध्य जापान में चाकूबाजी और तरल स्प्रे हमले में कम से कम 14 लोग घायल हुए हैं। टोक्यो के पश्चिम में शिजुओका प्रांत के मिशिमा शहर की एक फैक्ट्री में शुक्रवार दोपहर को व्यस्त छुट्टियों के दौरान यह घटना हुई। अधिकारियों ने बताया कि एक रबर निर्माण फैक्ट्री के अंदर चाकू से लैस एक व्यक्ति ने हमला किया। पुलिस द्वारा मौके पर पकड़े जाने से पहले संदिग्ध ने ब्लेड और स्प्रे जैसे तरल का इस्तेमाल किया। आपातकालीन सेवाओं को स्थानीय समयानुसार शाम 4:30 बजे सूचित किया गया। मिशिमा अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें कई लोगों को चाकू मारे जाने और घटना के दौरान एक अज्ञात तरल पदार्थ छिड़के जाने की रिपोर्ट मिली थी। आपातकालीन कर्मियों के अनुसार 14 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय मीडिया ने बाद में बताया कि कम से कम 8 घायल अस्पताल में भर्ती हुए। हालांकि उनकी चोटों की गंभीरता स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने पुष्टि की कि संदिग्ध हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। जांचकर्ता अब व्यक्ति से पूछताछ कर रहे हैं और हमले के मकसद की जांच कर रहे हैं, जिसमें संदिग्ध को हथियार व रासायनिक पदार्थ तक पहुंच कैसे मिली, यह भी शामिल है। सार्वजनिक प्रसारक NHK ने बताया कि पुलिस और अग्निशमन अधिकारी मिलकर स्थिति का आकलन कर रहे हैं। अधिकारियों ने हमलावर की पहचान या पीड़ितों को जानबूझकर निशाना बनाए जाने की जानकारी नहीं दी है। जापान में चाकू से अचानक होने वाले हमले दुर्लभ हैं, जो कम हिंसक अपराध और सख्त हथियार कानूनों वाला देश है। हालांकि ऐसी घटनाएं अक्सर मानसिक स्वास्थ्य और नकलची अपराधों के जोखिम पर सार्वजनिक बहस छेड़ देती हैं। क्रिसमस और नए साल की तैयारियों के बीच हमले के समय को लेकर भी चिंता बढ़ी है। इस दौरान सार्वजनिक स्थल और कार्यस्थल अधिक भीड़-भाड़ वाले होते हैं, जिससे निवासियों में चिंता बढ़ती है। जापान में हाल ही में छिटपुट हिंसक घटनाएं हुई हैं, जिनमें 2022 में पूर्व PM शिंजो आबे की हत्या और बड़े शहरों में चाकू के हमले शामिल हैं। Okay, here's the Hindi translation optimized for natural speech timing and length. जापान की घटना दर्शाती है कि स्थिर समाज भी अप्रत्याशित आंतरिक खतरों से जूझते हैं, लेकिन जब खतरा व्यक्तियों से हटकर हथियार प्रणालियों पर आता है, तो इसके परिणाम घातक और भू राजनीतिक होते हैं। आगे कंबोडिया, जहां युद्ध के मैदान में हुई एक विफलता अब चीनी सैन्य उपकरणों पर गंभीर सवाल उठा रही है। एक घातक विस्फोट, 8 सैनिकों की मौत और चीनी निर्मित हथियारों पर बढ़ते संदेह। क्योंकि आधुनिक युद्ध में विश्वसनीयता वैकल्पिक नहीं, यह अस्तित्व है। आइए करीब से देखें। आज हम कंबोडिया थाईलैंड सीमा पर बढ़ते तनाव और एक नाटकीय घटना देखेंगे, जिसने संघर्ष में चीनी हथियारों के इस्तेमाल पर गंभीर सवाल उठाए हैं। खबरों के अनुसार कंबोडियाई सेना द्वारा संचालित चीन निर्मित रॉकेट प्रणाली प्रक्षेपण के दौरान फट गई, जिससे 8 कंबोडियाई सैनिक मारे गए। हाँ, रॉकेट कथित तौर पर लॉन्चर से निकलने से पहले ही फट गया। धमाके का वीडियो अब ऑनलाइन घूम रहा है, जिसमें लॉन्च वाहन अचानक आग की लपटों में घिरा दिख रहा है और कर्मी दल पास ही खड़ा है। बताया जा रहा है कि इसमें चीन द्वारा कंबोडिया को आपूर्ति किया गया टाइप 90B मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम शामिल है। ये घटना कंबोडिया थाईलैंड सीमा पर हुई, जहां हाल में तोप और रॉकेटों से भारी गोलाबारी हुई है। दोनों पक्षों में सीमा के कुछ हिस्सों को लेकर विवाद है और इसे सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं माना जा रहा। खबरों के अनुसार 2025 के अंत में उसी चीनी प्रणाली में कई विफलताएं हुई हैं, जिससे चीनी निर्मित सैन्य हार्डवेयर की विश्वसनीयता को लेकर पुरानी चिंताएं और बढ़ गई हैं। कंबोडिया के लिए यह एक बड़ी समस्या है, क्योंकि ये प्रणालियां इस संघर्ष में उनकी मारक क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। एक पल के लिए रुकते हैं। कंबोडिया थाईलैंड सीमा विवाद वर्षों से बार बार भड़कता रहा है, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि मौजूदा झड़पें दशकों में इस क्षेत्र की सबसे भीषण हैं। दोनों ओर से रॉकेट और तोपखाने दागे गए हैं और सीमा के दोनों तरफ नागरिकों को निकाला गया है। हजारों की संख्या में और कुछ अनुमानों के अनुसार लाखों लोग पहले ही अग्रिम क्षेत्रों को छोड़ चुके हैं। इसके राजनयिक निहितार्थ भी हैं।
चीन कंबोडिया का मुख्य सैन्य आपूर्तिकर्ता है और ऐसी घटनाएं बीजिंग के हथियार उद्योग की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाती हैं। आलोचक बताते हैं कि चीनी प्रणालियां अन्य संघर्षों में भी विफल रही हैं, जिसमें साल की शुरुआत में पाकिस्तान के अभियान भी शामिल हैं। चीनी रक्षा निर्यात के समर्थक हालांकि कहते हैं कि युद्ध के मैदान में किसी भी देश के हथियार विफल हो सकते हैं और जांच अभी भी जारी है, लेकिन कंबोडिया की सेना के लिए इस ताज़ा विस्फोट के घातक और तत्काल परिणाम हुए हैं। रॉकेट प्रणाली का संचालन करते समय 8 सैनिकों की जान चली गई और धमाके के फुटेज ने जांच को और तेज कर दिया है। इस बीच कंबोडिया और थाईलैंड के बीच स्थायी युद्ध विराम के प्रयास बार बार विफल रहे हैं। मध्यस्थता के प्रयास हुए जिसमें अमेरिका भी शामिल था अधिकारियों ने, लेकिन समझौते टिके नहीं और सीमा पर फिर गोलाबारी शुरू हो गई। तो अब स्थिति क्या है? फिलहाल सीमा पर तनाव बहुत ज्यादा है और भारी सैन्यीकरण है। हथियारों की विश्वसनीयता, कमांड के फैसलों और 2 दक्षिण पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के बीच तनाव बढ़ने के व्यापक जोखिम पर सवाल बने हुए हैं। और हमेशा की तरह संघर्ष क्षेत्र के नागरिक ही सबसे ज्यादा अनिश्चितता झेलते हैं। हम घटनाक्रम पर नजर रखेंगे, लेकिन अभी के लिए इस चीनी रॉकेट प्रणाली का विस्फोट और 8 कंबोडियाई सैनिकों की मौत संघर्ष की मानवीय कीमत और अग्रिम पंक्ति के उपकरणों पर बढ़ते संदेह दोनों का प्रतीक बन गया है। एशिया में हथियारों की विश्वसनीयता पर बढ़ते सवालों के बीच यूरोप परमाणु संकेत का सामना कर रहा है। क्रिसमस के दिन रूस ने पश्चिम को संदेश भेजने के लिए कूटनीति नहीं, आसमान को चुना। यूरोप के आसमान में एक सुनियोजित उकसावा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रिसमस पर उत्तरी ब्रिटेन के पास परमाणु सक्षम बम वर्षकों को उड़ाने का आदेश दिया, जिससे नाटो को लड़ाकू विमान भेजने पड़े। रूसी Tu-95 बियर बम वर्षक Su-30 लड़ाकू विमानों के साथ नॉर्वेजियन सागर के ऊपर से उड़े। यह मार्ग जानबूझकर नाटो हवाई क्षेत्र के करीब था और प्रतीकात्मक रूप से उत्तरी ध्रुव से जुड़ा था। समय कोई संयोग नहीं था, न ही संदेश। यह परमाणु संकेत था, पश्चिम को याद दिलाने के लिए कि प्रतिरोधक अभी भी पंखों पर उड़ता है। रिपोर्ट में और है। नाटो ने लड़ाकू जेट भेजे। पुतिन ने नॉर्वेजियन सागर पर क्रिसमस परमाणु बम वर्षकों से ब्रिटेन को धमकाया। व्लादिमीर पुतिन ने इस क्रिसमस पश्चिम को चौंका दिया जब उन्होंने विशालकाय Tu-95M रणनीतिक परमाणु बम वर्षकों को नॉर्वेजियन सागर के ऊपर यूनाइटेड किंगडम के उत्तरी तट के ठीक पास लंबी दूरी की उड़ान पर भेजा। नाटो ने तुरंत जवाब दिया, युद्धक विमानों को रवाना करके विशाल रूसी बियर विमानों का पता लगाया जब वे अपने खतरनाक मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। मॉस्को ने इस मिशन को एक निर्धारित उड़ान बताया। कहा कि बम वर्षकों ने बैरेंट्स और नॉर्वेजियन सागरों के तटस्थ जल क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरी, जो 7 घंटे से अधिक समय तक चली। रूसी नौसेना के Su-30 लड़ाकू विमानों ने Tu-95M बम वर्षकों को एस्कॉर्ट किया, जो इस क्रिसमस संदेश के पीछे की ताकत को दर्शाता है। रूस ने यह भी स्वीकार किया कि नाटो ने मार्ग के कुछ हिस्सों में बम वर्षकों का पीछा किया, इसमें शामिल मित्र देशों की वायुसेनाओं का नाम बताए बिना। नॉर्वेजियन सागर स्कॉटलैंड के ठीक उत्तर पूर्व में है, जिससे यह प्रदर्शन ब्रिटिश हवाई क्षेत्र के असहज रूप से करीब आ गया। Tu-96 विमान 1950 के दशक में पहली बार उड़े पुतिन की परमाणु त्रिमूर्ति का अहम हिस्सा है। ये कानफोड़ू और प्रोपेलर चालित बम वर्षक यूक्रेन में विनाशकारी मिसाइल हमले करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, जिससे व्यापक तबाही हुई है। यह शक्ति प्रदर्शन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के क्रिसमस की पूर्व संध्या पर दिए गए गंभीर संदेश के कुछ ही घंटों बाद आया है, जिसमें पुतिन के संभावित अंत का संकेत था और उन्होंने लोगों से उम्मीद व शांति की प्रार्थना का आग्रह किया। जेलेंस्की ने यूक्रेनियन से कहा, वह नष्ट हो जाए, स्पष्ट रूप से पुतिन का जिक्र करते हुए, लेकिन तुरंत यूक्रेन के लिए शांति, न्याय और जीत का आह्वान किया। उनका संदेश तब आया जब रूसी सेना ने यूक्रेनी शहरों पर हमले जारी रखे। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर महत्वपूर्ण ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाते हुए खार्किव और सूमी में कम से कम एक व्यक्ति को घायल किया। पुतिन की बम वर्षक उड़ानों और जेलेंस्की के क्रिसमस संबोधन का समय यूक्रेन युद्ध को लेकर छुट्टियों में भी जारी तनाव के उच्च दांव को दर्शाता है।
तो अफ्रीका के ऊपर मिसाइलें, जापान में चाकू, दक्षिण पूर्व एशिया में विस्फोटक हथियार और यूरोप के ऊपर परमाणु बम वर्षक, अलग अलग मोर्चे, एक ही हकीकत। एक ऐसी दुनिया जहां शक्ति का प्रदर्शन होता है, उसे परखा जाता है और चुनौती दी जाती है, अक्सर बिना किसी चेतावनी के। यह आज रात की विश्व खबरें हैं। अधिक वैश्विक खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।